दोस्तों 22 अक्टूबर 2023 की सुबह को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर अपनी फ्लाइट्स का वेट कर रहे थे। कुछ पैसेंजर्स अपने रिलेटिव से अलविदाई मुलाकात में मसरूफ थे तो कुछ पैसेंजर्स बोर्डिंग के मराइल में बिजी थे। अचानक से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में लगे फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर PIA की तमाम फ्लाइट्स का स्टेटस कैंसिल में तब्दील हो जाता है, जिसे देखते ही वेटिंग हॉल में बैठे PIA के सारे पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में PIA की हेल्प डेस्क पर पैसेंजर्स का क्राउड बन जाता है, जहां पैसेंजर्स को पता लगता है कि PIA के पास फ्लाइट्स उड़ाने का फ्यूल अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। उस दिन जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठे PIA के पैसेंजर्स का सिर्फ ये हाल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम एयरपोर्ट पर PIA के पैसेंजर्स के ऐसे ही हालात थे। दूसरी तरफ PIA के लिए फ्लाइट्स कैंसिल करना एक रूटीन जॉब बन चुकी है। 22 अक्टूबर से पहले भी PIA ये कारनामा काफी दफा सरअंजाम दे चुकी है। फ्लाइट कैंसिल जैसे अनेक कारनामों की वजह से आज PIA को दुनिया की बदतरीन एयरलाइंस में से एक माना जाता है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि कैसे PIA एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन से एक फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग एयरलाइन बन गई, जिसका CEO भी ये कहता है कि PIA को बचाने के लिए इसे जल्द से जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे शिफ्ट किया जाए। आइए आज की इस वीडियो में PIA के डाउनफॉल को गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। PIA की कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जब वर्ल्ड वार II के एंड पर ब्रिटेन एक वीक पोजीशन में आ चुका था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसाइड कर लिया था कि 1948 तक इंडिया को ब्रिटिश राज से आज़ाद कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स पर इंडियन मुस्लिम के लिए सेपरेट कंट्री पाकिस्तान बनाने की डिमांड कर चुके थे। कायद-ए-आज़म को यह आइडिया था कि अगर पाकिस्तान बना तो जियोग्राफिकली उसकी दो विंग्स होंगी, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। इन दोनों विंग्स के बीच 1100 माइल्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए एयरलाइन जैसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम इंडिया में काम करने वाली तमाम एयरलाइंस प्राइवेट थीं और उनके ऑनर नॉन मुस्लिम थे, जो कि कांग्रेस के सपोर्टिव थे। अक्टूबर 1946 में कायद-ए-आज़म का अपनी एयरलाइन होने का ड्रीम एक इंडियन मुस्लिम बिजनेसमैन मिर्जा अहमद असफहानी के हाथों पूरा होता है। कायद-ए-आज़म की इंस्ट्रक्शंस पर मिर्जा अहमद असफहानी कलकत्ता में 3 प्लेन्स के साथ ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन की फाउंडेशन रखते हैं। जून 1947 को ओरिएंट एयरवेज को कमर्शियल फ्लाइट का लाइसेंस मिल जाता है और ये डोमेस्टिकली अपनी फ्लाइंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लेती है। अगस्त 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये एयरलाइन अपना हेडक्वार्टर कलकत्ता से कराची शिफ्ट करती है और पाकिस्तान के डोमेस्टिक रूट पे अपना ऑपरेशन जारी रखती है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक रूट पे ओरिएंट एयरवेज के साथ साथ ब्रिटिश ओवरसीज एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जैसे तगड़े कॉम्पिटिटर भी मौजूद होते हैं। अर्ली 50s में ही ओरिएंट एयरवेज एक छोटी सी प्राइवेट एयरलाइन होने की वजह से BOAC जैसे कॉम्पिटिटर के साथ कम्पीट नहीं कर पाती और लॉसेस में चली जाती है। 1955 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ओरिएंट एयरवेज को रेस्क्यू करने के लिए इसे टेक ओवर कर लेती है और इसको PIA बना देती है, और इस तरह से PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के सफर की शुरुआत होती है। फरवरी 1955 में PIA डोमेस्टिक रूट्स के साथ साथ इंटरनेशनल रूट्स पे भी अपने फ्लाइट ऑपरेशन का स्टार्ट करती है, जिसकी पहली फ्लाइट कराची और लंदन के दरमियान होती है। 1960s तक PIA दुनिया की वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस में से एक मानी जाती है, जिसके पीछे जफर उल एहसन और एयर मार्शल नूर खान जैसे विजनरी मैनेजिंग डायरेक्टर्स का बड़ा रोल होता है। 1961 में PIA की एक फ्लाइट ने लंदन से कराची तक का फासला 6 hours 43 minutes and 33 seconds में तय करके दुनिया की फास्टेस्ट एयरलाइन का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो कि आज तक अनब्रोकन है। उस वक्त PIA की इम्पोर्टेंस का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दूसरी एयरलाइंस टेक्निकल सपोर्ट के लिए PIA को अप्रोच करती थी, और 1985 में PIA ने ही UAE गवर्नमेंट को एमिरेट्स जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बनाने में हेल्प की थी। 1980s के एंड तक PIA पाकिस्तान की प्रॉफिटेबल एंटिटी बन चुकी थी, और PIA में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ की ऐशियाँ ही ऐशियाँ थी जिन्हें देखकर बाकी नौजवान भी PIA में जॉब करने का ख्वाब देखने लगे। PIA का उरूज ही PIA की ज़वाल का सबब बना। अर्ली 90s में PIA पॉलिटिशियंस के हाथों एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गई। जिस पॉलिटिशियन का दिल करता है वो अपने रिलेटिव को PIA में एम्प्लॉय लगा देता,
और इस तरह पीआईए आहिस्ता आहिस्ता ओवर एम्प्लॉयमेंट का शिकार होने लगी। जहां दुनिया की दूसरी एयरलाइन के पास 200 एम्प्लॉय पर प्लेन है, तो वहां पीआईए के पास 500 एम्प्लॉयज़ पर प्लेन है। पीआईए में पॉलिटिशियंस की तरफ से घुसेड़े गए एम्प्लॉयज़ की वजह से पीआईए आहिस्ता आहिस्ता नॉन प्रोफेशनलिज्म का शिकार होने लगी। 1990s में एयरलाइन बिजनेस का फैब्रिक ही चेंज हो रहा था। एयरलाइन बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने की वजह से एयरलाइंस अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने लगी, लेकिन पीआईए के एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट सरकारी पक्की नौकरी के सहारे सुकून की नींद सोते रहे। इन हालात की वजह से 20वीं सेंचुरी के शुरू होते ही पीआईए का डाउनफॉल शुरू हो गया। पीआईए के ऊपर ऐसे बुरे दिन आए कि आज तक जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पीआईए 80 बिलियन रुपीस के एनुअल लॉस के साथ पाकिस्तान के उन सफ़ेद हाशियों में से एक है जिन्हें गवर्नमेंट जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करके जान छुड़ाना चाहती है। पीआईए के सीईओ के अकॉर्डिंग पीआईए को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इसे जल्द से जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पीआईए को चलाने के लिए आज ना तो प्रोफेशनल स्टाफ है और ना ही प्रोफेशनल स्टाफ को हायर करने के लिए मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी जितने पैसे हैं। दोस्तों, ये थी पीआईए के उरूज से ज़वाल तक की कहानी। आपकी नज़र में पीआईए के डाउनफॉल के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।